लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु अर्थात सभी लोग सुखी रहे। और दर्शकों, हम सुखी तभी रह सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं। हमारा सुख हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। मैं हूं प्रिया। व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष और स्वागत करते हैं हम आपका आज के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। और दर्शकों, कहा यह जाता है कि कुदरत का दिया नायाब तोहफा है हमारी आंखें। जी हाँ, इन्हीं आंखों से हम सब कुछ देखते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। और जो कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं वो भी आप इन प्यारी प्यारी आंखों से देख रहे हैं। तो दर्शकों, आज हम जानने वाले हैं आंखों से जुड़ी एक बीमारी के बारे में। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इसका उपचार हो सकता है। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश नेगी जी, जो कि हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ और ये आए हैं रिकांगपिओ से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है सर। गुड टू सी यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश, आई स्पेशलिस्ट रीजनल हॉस्पिटल रिकांगपिओ किन्नौर। मुझे दूरदर्शन के स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आज हम जानने वाले हैं आपसे सफ़ेद मोतिया के बारे में, काला मोतिया के बारे में, जिसे कहा जाता है कैटरैक्ट हो या फिर ग्लूकोमा की अगर हम बात करें। पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो मोतिया है, चाहे ये सफ़ेद मोतिया है, ये काला मोतिया, ये है क्या और ये कैसे होता है और क्या ये एक गंभीर बीमारी है? देखिए, दो जो कॉमनली जो लोगों को पता है, जो दो टर्म्स है, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। जो सफ़ेद मोतिया है ग्रॉसली एक उम्र से एज से रिलेटेड बीमारी है आंखों की, जिसमें जिस तरह से आपके सफ़ेद बाल सफ़ेद हो रहे हैं, स्किन में झुर्रियाँ पड़ रही है, उसी तरह से हमारी जो आंख का लेंस होता है वो एक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो इनिशियली बहुत ट्रांसपेरेंट पारदर्शी स्ट्रक्चर होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी पारदर्शिता कम होती जाती है। तो जैसे जैसे उम्र के बढ़ाव के साथ जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करते हैं कि मुझे दिखना कम हो रहा है, रोशनी कम हो रही है। इनिशियली जो चश्मों से कंपनसेट हो जाता है, और जब चश्मों से भी कंपनसेट ना हो, जब सफ़ेदी उसकी बढ़ती जाती है, तो एक स्टेज आता है जब काफ़ी सफ़ेद होके ये ट्रांसपेरेंसी लूज़ कर देता है और पेशेंट को देखने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और एक स्टेज ऐसा जब वो पेशेंट ब्लाइंड भी हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं सफ़ेद मोतिया। और जो दूसरी तरह का जो मोतिया जो हम जानते हैं वो है काला मोतिया। काला मोतिया में बेसिकली जो आंख के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम ऑप्टिक नर्व के नाम से जाते हैं। आप एक सिंपल भाषा में कहूँ तो एक वायर है जो आपके आंखों की रोशनी को आपके ब्रेन तक ले जा रही है। जो ऑप्टिक नर्व में आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके बड़े सारे कारण होते हैं। प्रेशर रिलेटेड जो उसकी एट्रोफी हो जाती है, उसमें बीमारी आ जाती है जिसे हम काला मोतिया कहते हैं। वो नस सूखना शुरू हो जाता है। तो ये एक इरिवर्सिबल मतलब एक परमानेंट डैमेज हो जाती है नस की, और उसके बाद रोशनी वापस नहीं आती। तो जिस स्टेज पे हम टाइमली अगर डिटेक्ट कर ले इस बीमारी को, उस स्टेज पे रोक सकते हैं ताकि आगे बीमारी ना बढ़े, पेशेंट अंधेपन से बच सके। सफ़ेद मोतिया में जो लेंस सफ़ेद हो जाता है, हम लेंस को इजीली ऑपरेशन से निकाल के आर्टिफिशियल लेंस के साथ रिप्लेस कर देते हैं और इंसान की रोशनी पूरी वापस आ जाती है। तो ग्रॉसली दो तरह के ये मोतिया हम जानते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मोतियाबिंद किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण रहते हैं? मोतियाबिंद में सबसे पहले पेशेंट यही बताएगा कि मुझे देखने में दिक्कत आ रही है, दूर की रोशनी, दूर की चीज़ें पहचानने में, चेहरे क्लियरली नहीं देख पाते हैं, या फिर रात को रोशनियाँ बहुत ज़्यादा, गाड़ी की रोशनियाँ चमकती हुई फैलती हुई नज़र आती है। ये सफ़ेद मोतिया में धीरे धीरे ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी उम्र के साथ। जो काला मोतिया है उसमें दो अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं। एक वैरायटी में ये रहता है कि पेशेंट एक्यूटली प्रेजेंट करता है, मतलब एकदम से उसको पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, तेज़ दर्द उठना, आँख लाल हो जाना और काफ़ी सिर दर्द होना जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आँख के अंदर का, वॉमिटिंग होना। तो एक एक्यूट वैरायटी है। एक क्रॉनिक तरह का काला मोतिया होता है जिसमें पेशेंट को एक काफ़ी साइलेंट किलर, साइलेंट डिजीज़ है ये, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलता कि मेरी आंखों में क्या हो रहा है। इनिशियली उनको ये रहता है कि नज़दीक देखने में प्रॉब्लम आती है, अकोमोडेशन उनकी चली जाती है, धीरे धीरे उनकी रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। अगर टाइम से इंटरवेंशन ना किया जाए, टाइम से अगर पेशेंट हॉस्पिटल में चेकअप नहीं करते हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है पेशेंट अपना आंखों का एक बार स्क्रीनिंग करा ले। तो स्क्रीनिंग के लिए यूजुअली काला मोतिया में एडवाइस किया जाता है कि जब आप 40 साल की उम्र के हो गए हो, उसके बाद एक बार ज़रूर अपनी आंखें चेक करवा लो। कुछ टेस्ट, सिंपल बेसिक टेस्ट होते हैं आंख के अंदर का। डायरेक्ट हम मशीन में जो ऑप्टिक नर्व की जो मैं बात कर रहा था उसको एग्जामिन करते हैं डायरेक्ट। अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो नस में थोड़े से डैमेज के अर्ली साइंस शुरू हो गए हैं,
तो कुछ फर्दर टेस्ट होता है, वो टेस्ट करके हम कोरिलेट करते हैं कि नस डैमेज हो रहा है या नहीं, और प्रेशर्स के साथ कोरिलेट करके ताकि हम टाइम से इंटरवेंशन कर सके, टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। और डॉक्टर साहब जैसा कि आपने जिक्र किया कि सफ़ेद मोतिया हो या काला मोतिया हो, टाइम से आपको इंटरवेंशन करना पड़ेगा, टाइम से आपको हर चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी आंखें सलामत रहेंगी तो आप प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं, और आंखों से कहीं ना कहीं हम हर चीज़ को इंजॉय करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम हिमाचल की बात करते हैं और आपने हिमाचल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और ख़ासकर जनजातीय क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, चाहे वो लाहौल स्पीति हो या फिर किन्नौर हो, कि जो काला मोतिया है या सफ़ेद मोतिया है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इनकी संख्या हिमाचल में ज़्यादा है, तो क्या हिमाचल की जलवायु ऐसी है या कोई और ऐसा कारण है जो हिमाचल में ये जो केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं? देखिए, केसेस बढ़ने का जो क्वेश्चन है वो हिमाचल में ही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड। जो सफ़ेद मोतिया की वजह से जो ब्लाइंडनेस, जो अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ जो अंडर जो पवरिश्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर 60% जो अंधेपन का कारण सफ़ेद मोतिया है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़, आई हॉस्पिटल्स बहुत है, आई के डॉक्टर्स बहुत है। तो सिमिलरली हमारे सिटीज़ में अगर आप मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, स्पेशलिस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, तो इजीली ईज ऑफ एक्सेस की वजह से आपको जो अंधेपन के केसेस उन एरियाज़ में कम है। बल्कि हमारे भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो हिल्स है, पहाड़ी क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप पेशेंट इस उम्र में बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ये कारण है। दूसरा, बढ़ती जो पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन में जो ज़्यादा लोग हैं जिनका टाइम से ऑपरेट नहीं हुआ है, तो एक बैकलॉगिंग की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस है जो अभी भी पेंडिंग है, हिली एरियाज़ में खासकर, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में उनको ईजिली हेल्थ एक्सेस हो जाता है। जी। यदि किसी को कैटरेक्ट हो जाता है, यानी सफ़ेद मोतिया, हाँ जी, तो उसके बाद क्या काले मोतिया होने के, ग्लूकोमा होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं? यूजुअली ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ कैटरेक्ट है। सफ़ेद मोतिया अगर टाइम से इंटरवेंशन नहीं किया जाए, अगर टाइम से ऑपरेट नहीं करते, तो कभी कभार, बहुत ही रेयर, हज़ारों में किसी एक पेशेंट को सफ़ेद मोतिया, उसको हम इंटरमिटेंट कैटरेक्ट बोलते हैं, जब मोतिया में प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो लेंस का स्ट्रक्चर फैल जाता है। फैलने की वजह से जो आँख के अंदर का प्रेशर, कुछ ड्रेनेज पाथवेज होते हैं, वो ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से काला मोतिया होता है। तो एक ये कारण है जिसमें आपका चांस बढ़ जाता है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि प्रिया ने पहले भी आपसे पूछा था कि लक्षण क्या होते हैं, और आपने बताया कि आंखों में कहीं ना कहीं एक चमक भी आती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक लक्षण हो सकता है कि कहीं ना कहीं कैटरैक्ट यानी कि मोतिया आपकी आंखों में डेवलप हो रहा है। जो भी लक्षण अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया, अगर कोई भी लक्षण हमारे दर्शक ऐसा महसूस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है? मतलब कि आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, उनके पास आप जाएं, या फिर कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? इसके कोई भी, अगर किसी भी पेशेंट को नज़र में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी हो रही है, देखने में चश्मे से भी जो करेक्ट नहीं हो रहा है, तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स यही रहेगा। पेशेंट आप आई सर्जन को विजिट करें। आई सर्जन देख के मशीन में स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करके वो आपको बता देंगे कि आपकी आंखों में सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया, या फिर सिंपल रिफ्रैक्टिव एरर, जो सिर्फ चश्मे से करेक्ट होने वाली चीज़ है। कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोशनी कम होती है। कई बार जो पर्दे की कुछ बीमारियां होती है, उसमें रोशनी कम होता है, या फिर कुछ और कंडीशंस रहती है, कोई आंख में चोट लगी है, पुतली में सफ़ेदी हो गई, कॉर्निया में, तो ये देखने के बाद कुछ सिंपल से टेस्ट करके हम एग्जामिनेशन, मशीन में स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करके पेशेंट को क्लियरली बता सकता है कि आपको काला मोतिया है या फिर सफ़ेद मोतिया है। और कुछ कंडीशंस ऐसे होती है, जैसे आपको कोई कभी लाइफ में कभी पहले चोट लगी है आपकी आंखों में, कोई बॉल से डायरेक्ट क्रिकेट बॉल इंजरी हुई है, या फिर कुछ केमिकल इंजरी हुई है, उन केसेस में चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपको शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है, उन केसेस में आपको चांसेस है कि आपको मोतिया जल्दी मैच्योर हो जाए। तो मैंने ऐसे केसेस देखे जिसमें 30 साल 40 साल में भी पेशेंट को सफ़ेद मोतिया के साथ आ जाते हैं, क्योंकि इन कंडीशन, या स्टीरॉयड्स इनटेक है आपका, कोई जिम कर रहे हो, जिम में आप स्टीरॉयड्स ले रहे हो, स्टीरॉयड की वजह से भी एक मोतिया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीनल कुछ किडनी पेशेंट है जो स्टीरॉयड्स पे है,
तो इन कंडीशंस में उन पेशेंट्स को थोड़ा सा जल्दी आपको हेल्थ एडवाइस सीख जल्दी करना चाहिए। और दूसरी चीज काला मोतिया के लिए आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को अंधेपन का अगर हिस्ट्री में आपके है, आपके बाप दादा मदर साइड से फादर साइड से किसी भी तरफ से अचानक से अंधेपन की हिस्ट्री देते हैं, तो उन केसेस में ये रहता है कि एक हेरिडिटरी डिजीज रहती है कुछ केसेस में, तो उन लोगों को जल्दी से एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिमाचल में गांव में ही बसते हैं, और क्या ये अगर किसी को व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो उसे क्या रीजनल हॉस्पिटल्स जो रहते हैं गांव में, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे क्या इसका इलाज हो सकता है, या किसी बड़े ही हॉस्पिटल आना होगा इस टेस्ट के लिए या बीमारी को चेकअप करवाने के लिए? ग्रॉसली अगर आपकी ओल्ड एज पेशेंट में कई बार टॉर्च लाइट से भी हम डायग्नोज कर पाते हैं, क्योंकि आंख में सफ़ेद मोतिया इजीली नज़र आ जाता है, सफ़ेदी आ जाती है आंख में। बट काला मोतिया को डायग्नोज करने के लिए ऐसा कोई पेरिफेरल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम डायग्नोज कर सकें कि काला मोतिया है पेशेंट को। तो नियर बाय जो भी आई स्पेशलिस्ट है, क्योंकि आई ऐसी चीज़ें से बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी की ज़रूरत है, फर्स्ट डायग्नोसिस के लिए, दूसरा ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए आजकल हम जो मॉडर्न टेक्निक के साथ सर्जरी करते हैं, फेको एमल्सिफिकेशन, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, उसमें पोस्ट ऑप रिकवरी द वेरी नेक्स्ट डे, आज पेशेंट ब्लाइंड है, नेक्स्ट डे पेशेंट को की विजन बहुत अच्छी होती है। तो ये फैसिलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे पहाड़ी इलाकों में हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसके लिए बहुत ही गिने चुने सेंटर्स है, और वो भी जैसे मैंने आपको बताया ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस जितने सेंटर्स भी वो भी ओवरबर्डन्ड है। तो इसमें आपको अच्छे हॉस्पिटल्स को विजिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज एक छोटी सी स्ट्रक्चर है। अगर आप कई बार ऐसा होता है कि आप किसी, जैसे आप बता रहे थे पहले, कोई अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल्स या के पास चले जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ कर दे, कॉर्निया में ओपेसिटी होगी या आई में ऑपरेशन करके डैमेज हो गया, तो वो विजन कभी वापस नहीं आ सकती। इसलिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, कोई भी बीमारी है और प्रिया उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारियां एक लाइफ का एक स्ट्रगल होता है, और कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि कभी धूप होगी तो कभी छाँव भी होगी। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया कि ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, और आप काफ़ी फेमस हैं कि आपने किन्नौर को बिल्कुल कैटरैक्ट ज़ीरो कर दिया, मतलब वहाँ पे कोई भी केसेस नहीं है। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लीज़ हमारे दर्शकों को साझा करें, क्योंकि जब वो आपके थ्रू ये जानेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी हौसला मिलेगा। एक्चुअली ये जो जर्नी थी किन्नौर में को कैटरैक्ट फ्री करने की, जैसे मैंने आपको बताया किन्नौर में बहुत ज़्यादा कैटरैक्ट बैकलॉग, सफ़ेद मोतिया की वजह से बहुत ज़्यादा अंधेपन में लोग जी रहे थे, जीने को मजबूर थे। जो अफोर्ड कर सकते थे वो दूर चले जाते थे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर ट्रैवल नहीं कर सकते दूर। तो जब मैं पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने अपनी एमएस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद रीजनल हॉस्पिटल रिकांगपियो ज्वाइन किया। उस टाइम पे हॉस्पिटल में कोई मॉडर्न, जो मैं बता रहा था फेको एमल्सिफिकेशन, उससे रिलेटेड मशीनरी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ऑलमोस्ट 50 लाख की हमने मशीनरी परचेज की, कुछ भी नहीं था। इनिशियली मैं टॉर्च लाइट से एग्जामिन करता था, 1 साल मुझे मशीनरी परचेज में टाइम लग गया। जब मशीनरी हमने एक्वायर किया, फिर मैंने केसेस करने स्टार्ट किए, तो मुझे खुशी है और कि अपने सोसाइटी में जाके वापस मैंने एक काम किया वहाँ पे। तो 3 साल में 37,500 समथिंग पेशेंट स्क्रीन करे। उनमें से हमने 2,446 जो फेको एमल्सिफिकेशंस, वाइट सफ़ेद मोतिया के लिए हमने सर्जरीज करे विद 100% सक्सेस। आज तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, एवरीबडी इज़ एंजॉइंग गुड विजन। और काला मोतिया के बहुत ज़्यादा पेशेंट हमने वहाँ पे डायग्नोज किए और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके अलावा बाकी जो माइनर केसेस, रिफ्रैक्टिव एरर्स, बड़ी सारी चीज़ें हमने काफ़ी जगह कैंप्स ऑर्गेनाइज करे। फिर ये सब करने के बाद हमने एक कम्युनिटी बेस्ड सर्वे ऑर्गेनाइज किया। हमारा ये था, हमने जो जिस पर्पस से हमने ये सब काम किया, ये देखना था कैटरैक्ट फ्री हुआ है कि नहीं। तो हमने कैटरैक्ट फ्री स्टेटस के नॉर्म में अपने सर्वे में अचीव किया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और सर्वे होना है, तो वो सर्वे हो जाए तो एक हमें कैटरैक्ट फ्री, बैकलॉग फ्री डिस्ट्रिक्ट का एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। और इसके साथ ही हम सिर्फ किन्नौर के लोगों के लिए हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। किन्नौर के अलावा लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला और इवन करसोग एरिया, सिरमौर, तो मंडी, वहाँ से भी काफ़ी पेशेंट हमारे पास रूटीन आई चेकअप के लिए और सर्जरीज के लिए दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या संभव है
कि दोनों ही बीमारी एक साथ आ जाए, काला मोतिया भी सफेद मोतिया भी, तो हाँ जी, ऐसा क्या होगा? मतलब आप क्या प्रेफर करेंगे, फर्स्ट किसका ट्रीटमेंट पहले चलेगा? चांसेस बहुत कम है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक कंडीशन है आई की, जिसमें मोतिया, सफ़ेद मोतिया बहुत ज़्यादा पक जाए तो काला मोतिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो इनिशियली हमें उसमें काला मोतिया को कंट्रोल करना चाहिए। प्रेशर लोअरिंग एजेंट्स होते हैं, खाने की दवाइयाँ और डालने वाली ड्रॉप्स, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है तो फिर हम सफ़ेद मोतिया के साथ के साथ ऑपरेट कर देते हैं। पेशेंट को 1-2 दिन एडमिट रख के प्रेशर्स डाउन करके फिर ऑपरेट करते हैं। दूसरी चीज़, जो ऑलरेडी जो काला मोतिया वाले पेशेंट हैं उनमें सफ़ेद मोतिया नेचुरली एज के साथ आएगा, तो हमें काला मोतिया के ऑलरेडी ट्रीटमेंट चला होगा, अगर नहीं चला होगा काला मोतिया की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है और साथ में सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करना है। और एंगल क्लोजर वाले जो सब कैटेगरी बताए, वो सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद कई बार प्रेशर्स अपने आप काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं, तो उनको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और काला मोतिया की ऑपरेशन के बाद। जी डॉक्टर साहब, आपने किन्नौर को लगभग काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया फ्री कर दिया, कैटरैक्ट ज़ीरो कर दिया आपने, तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या ये एक हार्ड टास्क था, मतलब काफ़ी मुश्किल हुई? और मैं ये जानना चाहूँगा पेशेंट्स की क्या भूमिका रही, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपको रेगुलरली अपनी आँखों को स्क्रीन करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, चाहे वो सर्जरी कर रहा है, वो मेडिसिन कर रहा है, तो ये कैसा रहा आपका ये सफ़र? इनिशियली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। किन्नौर में जब मैंने सर्विसेज देनी स्टार्ट करी वहाँ पे, तो विद टाइम जैसे जैसे पेशेंट नंबर्स बढ़ते गए, जैसे जैसे सर्जिकल रिजल्ट्स हमारे इम्प्रूव होते गए, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि पहाड़ी एरिया, हिली एरियाज़ में कई लोग दे वर लिविंग विद डिसेबिलिटी, उनको किसी और के रहमो करम पे जी रहे थे। कई पेशेंट ऐसे मेरे, देयर वाज एन ओल्ड लेडी जिसके बच्चे नहीं देखते थे, शी वाज अबेंडेंट, तो उनके आग जलाती थी और आग जलाते हुए दोनों हाथ बर्न हो गए थे, उन कॉन्ट्रैक्चर्स हो गए थे हाथ बर्न होके, तो टोटली ब्लाइंड थी, शी वाज टोटली ब्लाइंड। तो उनके पड़ोसी, जब रिकोंगपियो में मैं पोस्टेड था, तो उनके पड़ोसी उनको उठा के हॉस्पिटल में लेके आ गए कि इनको बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ऑपरेशन के बाद अब शी इज़ लिविंग विद डिग्निटी। वैसे ही 10-15 पेशेंट जो टोटली ब्लाइंड थे, जो केयर टेकर्स नहीं थे, तो उन पेशेंट्स के लिए अच्छा लगता है कि हम उस एरिया में जाके काम कर रहे हैं, उस एरिया में जाके हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। जो जिस पर्पज़ से मैं किन्नौर गया, मेरा पर्पज़ ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। सर, अगर ये ऑपरेशन हो जाता है ग्लूकोमा का और कैटरेक्ट का, तो उसके बाद रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना रहता है और क्या क्या सावधानी एक व्यक्ति को रखनी चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, क्योंकि अभी तक सोसाइटी में एक बहुत सारे मिथ्स हैं। जो मेरे पेशेंट भी ऑपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं, और कि ऑपरेशन के बाद रोटी खा सकते हैं कि नहीं, हार्ड चीज़ें चबानी चाहिए कि नहीं। दूसरा, क्योंकि हम ठंडे एरिया में रहते हैं, विंटर्स में तो बर्फ़ पड़ती है, तो चूल्हे के पास भी रहता है, धुआं निकलता है, तो धुएं में रहेंगे तो आँख खराब हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो एक जो आजकल मॉडर्न सर्जरीज में एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, 2 mm पोर्ट्स के थ्रू हम सर्जरी करते हैं, 2 मिलीमीटर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप धुएं में रहोगे तो धुआं अंदर चला जाएगा और आपकी आँख खराब हो जाएगी, या फिर आप कुछ चबाओगे तो आपकी आँखें खराब हो जाएगी। आप नॉर्मल सब कुछ खाना पीना सब कुछ कर सकते हो, धुएं में कंफर्टेबली रह सकते हो। बस एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, ऑपरेशन के बाद आंखों में डायरेक्ट नॉर्मल टैप वाटर ना डालें। क्लीन करना हो तो कॉटन को बॉयल करके उसको हाइजेनिक तरीके से क्लीन करें, और जो ड्रॉप्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक पोस्ट ऑप, वो रेगुलरली डालें। और यूजुअली चांसेस ऑफ इन्फेक्शन मॉडर्न सर्जरी में, अगर सर्जिकल टेक्निक अच्छा है, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स अच्छे हैं, तो इनफैक्ट मैंने 3000 प्लस सर्जरीज करे, तो आज तक कोई 0 नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैं। तो वो हमें ड्यूरिंग ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। डायरेक्ट कोई गंदा कपड़ा ना डालें, रुमाल ना डालें, गंदे हाथ ना डालें, पानी ना डालें, वो भी हफ्ता 10 दिन, उसके बाद सब कुछ कर सकते हैं, नॉर्मल नहाना धोना सब कुछ हो सकता है। जी। और प्रिया, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्सर हम ये देखते हैं ना कि आई साइट की प्रॉब्लम से सब लोग जूझ रहे होते हैं। सर, आप भी एग्री करेंगे। मैं अपनी बात भी करूं तो मैं हाल फिलहाल में IGM से गया था हॉस्पिटल में अपनी आई चेकअप करवाने, और कहीं ना कहीं डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड कर दिया कि आप चश्मा लगाएं, सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज़ करें, फ़ोन थोड़ा आप कम चलाएं। तो सर, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, आपकी आई साइट गिर रही है, आपकी आई साइट स्टेबल नहीं है, तो क्या ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आपको भविष्य में जाके कैटरैक्ट यानी कि मोतिया हो सकता है?
यूजुअली जो आपके रिफ्रैक्टिव एरर्स और कैटरेक्ट टोटली डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कैटरेक्ट जैसे मैंने बताया एज रिलेटेड और कुछ कंडीशंस जो मैंने बताए। रिफ्रैक्टिव एरर आजकल छोटे बच्चों में देखे होगा आपने, सब मैक्सिमम बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। तो वो कुछ हेरिडिटरी कंडीशंस हैं, माँ बाप को चश्मे लगे तो बच्चों को भी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं, डाइट एसोसिएटेड वो नज़र कमज़ोर हो जाती है। तीसरी चीज़ आजकल जो एक्सेसिव मोबाइल यूज़, एक पीजीआई में स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं तो स्क्विंट हो जाता है, स्क्विंट भेंगापन, स्क्विंट होने की वजह से उनकी आंखों में परमानेंटली विजन डाउन हो जाती है। और दूसरे एडल्ट्स में जैसे आप बता रहे हैं आंखों में स्ट्रेस रहता है, वो एक नया टर्मिनोलॉजी आया हुआ है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो आप एक्सेसिव स्क्रीन, चाहे फ़ोन चाहे लैपटॉप चाहे कुछ भी आप स्क्रीन पे हो, तो उसकी वजह से एक तो ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाता है। हम किसी भी स्क्रीन को देखते हो तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, या तो हम वॉलंटरीली खुद ब्लिंक करें या फिर आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट्स आते हैं ताकि आंखों की नमी बनी रहे। तो वैसे तो आपको वैसी स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखना चाहिए और लो मोड में ब्राइटनेस कम रख के, तो अदरवाइज आपको थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने डाइट की यहाँ पे बात की, तो जैसे कि कहा भी जाता है जैसा अन्न वैसा मन और तन, तो क्या डाइट का जो हमारे दर्शक हैं उसमें डेफिनेटली छोटे बच्चे भी होंगे, तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए अभी से डाइट का, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो लाइफ में? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस हेल्दी डाइट, उसमें जंक फूड अवॉइड करें और बच्चों को हर तरह की न्यूट्रिशियस ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सब कुछ उनके एक डाइट चार्ट में सब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए। और एडल्ट्स में जैसे कोई भी जो टॉक्सिक इंसल्ट जो आंखों के लिए रहता है, एक आपने सुना होगा कि अंधेपन, एकदम से जहरीली शराब पी के अंधापन हो गया, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है कुछ ये अल्कोहल और वो सारा जो जहरीले शराब में, और एक्सेसिव स्मोकिंग और कुछ भी ये चीज़ें आपके एजिंग प्रोसेस को वैसे ही बढ़ा देती है और आंखों पे भी इनका इफेक्ट रहता है। कैटरेक्ट प्रोग्रेशन और इन चीज़ों में इनका काफ़ी रोल है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं और मुझे और प्रिया को भी कुछ टिप्स दें कि हम अपनी आंखों को स्वस्थ कैसे रहें, ताकि भविष्य में जाके हमें काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया ना। एक टिप तो आपने हमें ये दी कि थोड़ा स्क्रीन टाइम हमें कम करना चाहिए, और इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर हम इस चीज़ पे काफ़ी फॉलो करेंगे। तो सर, और क्या टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? टिप्स यही रहेगा, आपकी आंखों में कोई भी ऐसा, हमारे भगवान ने हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाया हुआ है सब कुछ। अगर फिर भी कभी कोई आंखों में इरिटेशन हो, कभी भी कोई रेडनेस आए, तो बड़े सारे कॉजेज़ होते हैं। काला मोतिया से लेके कोई यूवीआइटिस से लेके कई कंडीशंस होती है जो आंखों पे परमानेंटली डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल हो सकता है कि जस्ट एलर्जी हो, या कोई हो सकता है कोई सीरियस इलनेस हो। तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना, जब भी आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि टाइम से उसको डायग्नोज कर सके, टाइम से इंटरवेंशन कर सके। जी हाँ जी। और दूसरी चीज़, सॉरी, मैंने देखा है जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, वो हमारे यहाँ पे नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो आई वेयर, जो प्रोटेक्टिव आई वेयर होता है, उसके बिना काम करते हैं। तो किन्नौर में जब मैं अपने ओपीडी में बैठता हूँ, एवरी डे 2 या 3 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके आंखों में, कॉर्निया में लोहे के टुकड़े ग्राइंड करते हुए चिंगारी पड़ जाती है। उसकी वजह से काफ़ी लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस आ जाती है, अगर बिल्कुल सेंटर ऑफ कॉर्निया इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब आप बहुत डस्टी एंड विंडी एनवायरनमेंट में हो, स्ट्रॉन्ग सनलाइट में हो, क्योंकि हमारे हिल्स में सनलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूवी रेडिएशंस काफ़ी हाई है। तो उसकी वजह से एक टेरिज्म करके कंडीशन, आंखों में मास्क का झिल्ली का बढ़ना आगे, वो कंडीशन भी होते हैं। तो सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। यूजुअली एक लोगों में टैबू रहता है कि सन ग्लासेस नहीं पहनना सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप डे टाइम में जब डस्ट एंड विंडी कंडीशंस में रहते हो तो सन ग्लासेस ज़रूर पहने, वो भी अच्छे क्वालिटी के। जी। तो सर, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी। एक और प्रश्न मेरा है कि यदि किसी को डायबिटीज़ और हाई बीपी हो जाता है, तो उसे भी नेत्र में प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं? बिल्कुल। डायबिटीज़ तो सारी बीमारियों की जड़ है, और ये ब्लड प्रेशर हाई होना, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से
जी बीमार जी तो बीपी हाई होने की वजह से नसें, जैसे आपकी हार्ट अटैक हो जाता हो है, जाता है, जी। उसी तरह से आंखों के अंदर एक नस ब्लॉक हो जाती है, इसको BRVO CRVO काफ़ी नाम से हम जानते जी हैं। सर। तो उसमें परमानेंट डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपकी शुगर की वजह से सेम कंडीशंस, आंखों में जी। नसें बन जाना, ब्लीडिंग हो जाना। जी जी हाँ जी। डॉक्टर अविनाश नेगी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, और जो आपका ये सपना है ना कि हमारा हिमाचल कैटरैक्ट फ्री हो, काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया फ्री हो, वो ज़रूर आप पूरा करेंगे। सर, इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।